Let's revise India's 113 fair value measurement. इसके हम टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1. An asset is sold in two different active markets at different prices. Entity enters into a transaction in both the markets. हमें एक मार्केट ए दे रखी है, मार्केट बी दे रखी है और दोनों मार्केट्स में हमें प्राइस गिवन है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट गिवन है एंड ट्रांसपोर्ट कॉस्ट गिवन है. ठीक है, हमें क्या निकालना है? फेयर वैल्यू निकालनी है एसेट की इफ मार्केट ए इज द प्रिंसिपल मार्केट एंड सेकंड फेयर वैल्यू ऑफ एसेट इफ नन ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट. तो एज पर इंडियाज 113 फेयर वैल्यू निकालते वक्त हम क्या लेते हैं? प्राइस लेंगे एसेट का, माइनस करेंगे इसमें से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट. ठीक है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करेंगे. जो क्वेश्चन में ट्रांजेक्शन कॉस्ट दे रखी है इसको हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करते हुए कंसिडर नहीं करते. ठीक है, अब दो तरीके की मार्केट होती है हमारे पास. एक होती है प्रिंसिपल मार्केट एंड एक होती है मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा प्रिंसिपल मार्केट को देती है. प्रिंसिपल मार्केट कौन सी होती है? जिसमें जो एसेट और लाइबिलिटी है वो हाईएस्ट वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है. ठीक है, तो उसको हम प्रिंसिपल मार्केट ले लेंगे. क्वेश्चन बताएगा कौन सी प्रिंसिपल मार्केट है. जैसे कि मार्केट ए हमें बता रखी है फर्स्ट कंडीशन में, वो प्रिंसिपल मार्केट है. अब अगर कोई भी मार्केट प्रिंसिपल नहीं होती तो हम निकालते हैं मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. दोनों मार्केट में हम देखते हैं कि हमें नेट प्रोसीड्स कैसे कितनी मिल रही है. और अगर एसेट का केस है, अगर जिस भी मार्केट में हमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम नेट प्रोसीड्स मिल रही है उस मार्केट को हम प्रिंसिपल मान लेंगे. और अगर लाइबिलिटी का केस है, जिस मार्केट में हमें कम कॉस्ट देनी पड़ रही है ट्रांसफर करने के लिए लाइबिलिटी, तो उसको हम मान लेंगे अपनी मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. अब ये जो नेट प्रोसीड्स है, जो मोस्ट एडवांटेजेस निकालते वक्त हम कंसिडर करते हैं, वो कैसे निकालते हैं? उसमें हम लेते हैं प्राइस, माइनस करते हैं ट्रांसपोर्ट कॉस्ट और इसमें माइनस करते हैं हम अपनी ट्रांजेक्शन कॉस्ट, क्योंकि हम यहाँ पे निकालना चाह रहे हैं नेट प्रोसीड्स कितनी है. तो इस क्वेश्चन को अगर कंसिडर करें तो मार्केट ए फर्स्ट कंडीशन कहते हैं वो प्रिंसिपल मार्केट है. तो मार्केट ए को कंसिडर करके हम फेयर वैल्यू निकाल देंगे. फेयर वैल्यू कैसे निकालेंगे? प्राइस हमें दे रखे है 26 का, ट्रांजेक्शन कॉस्ट हम लेंगे नहीं और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दे रखी है 2 की. तो 26 में से 2 हटा के 24 रुपए की हमारे पास आ गई हमारी फेयर वैल्यू इन फर्स्ट कंडीशन. ये आ गई 24 रुपए की फेयर वैल्यू. अब सेकंड कंडीशन कहते हैं कि नन ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट. कोई प्रिंसिपल मार्केट है ही नहीं. तो दोनों मार्केट ए एंड बी में हम देखेंगे कौन सी मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट है हमारे पास. तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट हम कैसे निकालते हैं? प्राइस लेते हैं, उसमें से टीसी यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करेंगे और इसमें एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट भी माइनस करेंगे, नेट प्रोसीड्स निकालेंगे. तो मार्केट ए एंड बी में प्राइस हमें दे रखा है 26 का और 25 का और ट्रांजेक्शन कॉस्ट हमें दे रखी है 3 और 2 की रिस्पेक्टिवली और ट्रांसपोर्ट कॉस्ट दोनों में सेम है 2 और 2 की. ये निकाल के हमारे पास मार्केट ए का नेट प्रोसीड्स है 21 की, मार्केट बी की 22 की. यानी मार्केट ए में अगर हम एसेट बेचेंगे हमें सिर्फ 21 रुपये मिलेंगे, मार्केट बी में हम 22 मिलेंगे. तो मार्केट बी बन जाएगी हमारे लिए मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट. तो इसकी हम फेयर वैल्यू लेंगे. तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट की फेयर वैल्यू आ गई हमारे पास 25 का प्राइस है, 2 की ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है, तो 23 रुपये की हमारे पास आ गई फेयर वैल्यू सेकंड पार्ट में. फटाफट आईसी का सोल्यूशन देखते हैं. इफ मार्केट ए इज अ प्रिंसिपल मार्केट, तो कहता है मार्केट if market A is the principal market, that is the market with greatest volume and level of activity for the asset. यानी कि greatest volume, highest volume कह सकते हैं, level of activity. The fair value would be measured using the price that would be received in the market after taking into account transport cost. ठीक है, ट्रांजेक्शन कॉस्ट नहीं लेनी फेयर वैल्यू निकालते वक्त, याद रखना है. तो प्राइस लिया, ट्रांसपोर्ट हटाई, तो 24 रुपए की आ गई हमारी मार्केट ए की. अब सेकंड कहता है अगर कोई भी मार्केट प्रिंसिपल नहीं है, तो इफ नीदर ऑफ द मार्केट इज प्रिंसिपल मार्केट फॉर द एसेट, द फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट would be measured using the price in the most advantageous market. And the most advantageous market is the market that maximizes the amount that would be received to sell the asset after taking into account transaction cost and transport cost. यहाँ पे दोनों cost हम ले रहे हैं, transaction भी और transport भी. That is the net amount that would be received in the respective markets. ठीक है, यहाँ पे ये एसेट के रिलेशन में बात कर रहे हैं कि सेल एसेट करते हुए मैक्सिमम अमाउंट मिलेगी. बट यहीं पे अगर हमें ट्रांसफर करनी हो अपनी लाइबिलिटीज और हम लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम मिनिमम अमाउंट देखेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी के केस में हमें फायदा तब होगा जब हम कम से कम पैसा दे रहे हैं ट्रांसफर करते हुए. ओके, तो मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट निकाली हमने, इसमें प्राइस लिया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट ली, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ली. यहाँ पे याद रखना ट्रांजेक्शन कॉस्ट आएगी क्योंकि हम नेट प्रोसीड्स निकाल रहे हैं. तो फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट वुड बी 21 एंड 22. फेयर वैल्यू नहीं, ये होगी नेट प्रोसीड्स. 21 और 22 जो हमने यहाँ पे निकाली थी अपनी नेट प्रोसीड्स, 21 एंड 22 मोस्ट एडवांटेज निकालेंगे. सिंस द एंटिटी वुड मैक्सिमाइज द नेट अमाउंट दैट वुड बी रिसीव्ड फॉर द एसेट इन मार्केट बी
दैट इज 22 रुपये। फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट वुड बी मेजर्ड यूजिंग द प्राइस इन मार्केट बी। मार्केट बी के प्राइस को यूज करके हम फेयर वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो फेयर वैल्यू फिर कैलकुलेट करेंगे हम, क्या लेंगे, प्राइस लेंगे, उसमें से ट्रांसपोर्ट कॉस्ट माइनस करेंगे और 23 रुपये की हमारे पास आ जाएगी फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट। सेकंड पार्ट के लिए 23 रुपये की फेयर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, इसमें बस इतना ध्यान रखना है, फेयर वैल्यू निकालते वक्त हमारा इंडेक्स 113 कहता है, हमें इसमें प्राइस लेना है, माइनस करनी है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, यानी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लग रही है उसको माइनस करना है। ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें हम कंसिडर नहीं करेंगे, बट जब हम मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट निकालेंगे तो उस केस में हम नेट प्रोसीड्स लेते हैं और नेट प्रोसीड्स में हम प्राइस माइनस में ट्रांसपोर्ट माइनस में ट्रांजेक्शन कॉस्ट मिलेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन होता है खत्म। Question number 2. Company J acquires land in a business combination. The land is currently developed for industrial use as a factory site, although the land's current use is presumed to be its highest and best use unless market or other factors suggest a different use. Company J considers the fact that nearby sites have recently been developed for residential use as high-rise apartment buildings. On the basis of that development and recent zoning and other changes to facilitate that development, Company J determines that the land currently used as a factory site could be developed as a residential site, and that market participants would take into account the potential to develop the site for residential use when pricing the land. Determine highest and best use of the land. अब ये क्या है, हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या होता है? लेट से हमारे पास एक लैंड है, कंपनी के पास एक लैंड है, ठीक है, अभी वो यूज कर रही है इसको एक वेयर हाउस की तरह, इसमें अपना इसने वेयर हाउस बना रखा है और इसको वो कर सकती है, इसमें अपने आइटम स्टोर कर रही है। बट एक और तरफ इस लैंड को हम यूज कर सकते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी बनाने के लिए। लेट से यहाँ पे एक मॉल बना दिया या एक ऑफिस बिल्डिंग बना दी और उसमें हमें ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। यहाँ तो जब भी हम इसको वैल्यू करेंगे तो हम ये एक पर्सपेक्टिव भी इसको ध्यान में रखेंगे और उस हिसाब से हम लैंड की वैल्यू देखेंगे और ये इसका माना जाएगा हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज, यानी उस जमीन का या उस एसेट का हम बेस्ट यूज पॉसिबल क्या है। भले ही हम कुछ भी यूज कर रहे हो सकता है ये जमीन इसने खाली रखी हो, एक तरीके से इसे क्या कहते हैं पार्किंग लॉट बना के रखा है, बट वो नहीं देखेंगे। हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकालते वक्त हम तीन चीजें कंसिडर करते हैं। सबसे पहले, एक सेकेंड, हाँ, तो सबसे पहले ये एक फिजिकली पॉसिबल हो अपना यूज, लीगली परमिसेबल हो, लीगली अलाउड हो, लीगली परमिसेबल है, एंड थर्ड कंडीशन इज फाइनेंशियली फीजिबल। मतलब एक तो फिजिकली पॉसिबल है यानी वो चीज हम कर सकते हैं, दूसरा लीगली अलाउड है, एंड थर्ड इज फाइनेंशियली फीजिबल है। ठीक है, तभी हम मानेंगे कि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज। ऐसा नहीं कह सकते कि इस लैंड में हम एक एयरपोर्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब एयरपोर्ट बनाना फिजिकली पॉसिबल हो सकता है कि कंस्ट्रक्ट कर लो, बट लीगली अलाउड नहीं है। फाइनेंशियली पता नहीं है कि नहीं, बट लीगली अलाउड नहीं है उस जगह पे एयरपोर्ट बनाना, तो ऑफकोर्स वो कंसिडर नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये होता है अपना हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज निकालने का तरीका, कि जहां पे हमें हाईएस्ट वैल्यू मिल रही है उस एसेट के लिए। तो इस क्वेश्चन में अब क्या कहा गया है, एक मतलब एक जमीन है जो अभी तो इंडस्ट्रियल यूज के लिए यूज हो रही है, फैक्ट्री साइड बन रही है वहां पे, बट उस पर रेजिडेंशियल बिल्डिंग भी बन सकती है। तो हमें दोनों को कंपेयर करना होगा। फर्स्ट होगा कि हमारा यूज कैसा, मतलब अगर हम जो फैक्ट्री बना रहे हैं, फैक्ट्री को अगर हम मतलब जो फैक्ट्री है वो और भी एसेट्स के साथ काम करेगी, कोई एसेट होगी, मशीनरी होगी, उस सब का हम एक वैल्यू निकालेंगे क्या है। सेकेंड होगा कि अब फैक्ट्री है, इसको हम तोड़ के एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग बनाएंगे, तो इसको तोड़ने का खर्चा, फिर इस रेजिडेंशियल बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने का खर्चा, तो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज इन सबको कंसिडर करके फैक्टर्स को देखा जाएगा कि क्या निकलेगा। आईसीआई क्या कहते हैं, सोल्यूशन एक बार देखते हैं किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। द हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग द फॉलोइंग। वन इज द वैल्यू ऑफ लैंड एज करेंटली डेवलप्ड फॉर इंडस्ट्रियल यूज, जैसे कि अभी वो यूज हो रही है उसके लिए, that is an assumption that the land would be used in combination with other assets such as factory or with other assets and liabilities। ठीक है, इंडस्ट्रियल यूज के लिए जो अभी बन रही है उसकी वैल्यू क्या होगी लैंड की। सेकंड कहता है द वैल्यू ऑफ द लैंड एज वेकेंट साइट फॉर रेजिडेंशियल यूज, मतलब एक खाली साइट बनाएंगे रेजिडेंशियल यूज, टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉस्ट ऑफ डिमोलिशिंग द फैक्ट्री एंड अदर कॉस्ट नेसेसरी टू कन्वर्ट द लैंड टू अ वेकेंट साइट, यानी अगर जमीन है उस पर इंडस्ट्रियल कुछ बनी हुई है तो उसको तोड़ने का खर्चा। The value under this would be taken into account risk and uncertainties about whether the entity would be able to convert the asset to the alternative use. The highest and best use of the land would be determined on the basis of the higher of these values। जो भी इसमें हायर होगी मान लेंगे वो
highest and best use है. In situations involving real estate appraisal, the determination of highest and best use might take into account factors relating to factory operations. ये सब मतलब की चीज़ें दी है. बट कंसेप्ट हमारा क्लियर है कि एक तो वो फिजिकली पॉसिबल होना चाहिए, लीगली परमिसेबल होना चाहिए और फाइनेंशियली फीजिबल होना चाहिए. ठीक है, तो ये तीनों कंडीशंस मेट हो और जहाँ पे भी हमें हाईएस्ट वैल्यू मिलेगी वो हमारा हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज होगा. क्वेश्चन 3 ये कहता है ABC Limited acquired 5% equity shares of Express Limited for 10 crore rupees in the year 2001-2. The company is in the process of preparing FS for the year 2002-3 and is assessing the fair value at subsequent measurement of the investment made in XYZ Limited. Based on the observable input, ABC Limited identified a similar nature of transaction in which PQR Limited acquired 20% equity shares in XYZ Limited for 60 crore. The price of such transaction was determined on the basis of comparable companies method, यानी कि CCM, enterprise value divided by EBITDA, यानी कि EV multiple हमने लिया है, enterprise value multiple, which was 8. For the current year, EBITDA of the XYZ Limited is 40 crore rupees. At the time of acquisition, the value was determined after considering 5% of liquidity discount, 5% non-controlling stake discount. What will be the fair value of ABC Limited in XYZ Limited as on the balance sheet date? तो एबीसी लिमिटेड ने कुछ XYZ लिमिटेड के शेयर्स ले रखे हैं, इसको हमें कंपेरेबल कंपनीज मेथड के थ्रू कैलकुलेट करना है. अब ये मेथड क्या कहता है कि सबसे पहले तो हम निकाल लो कि कंपनी की एंटरप्राइज वैल्यू कितनी है. ठीक है, एंटरप्राइज वैल्यू ये कैसे निकालते हैं हम? EBITDA इंटू में EV मल्टीपल. EV मल्टीपल क्या होता है? एंटरप्राइज वैल्यू अपॉन में EBITDA, विच इज इक्वल टू 8 हमें दे रखा है और 40 का हमें EBITDA दे रखा है. ठीक है, तो हमने 40 इंटू 8 करके 320 करोड़ की हमने निकाल दी. एंटरप्राइज वैल्यू हमारी कितनी है? 320 करोड़ की. अब इस एंटरप्राइज वैल्यू में हम क्या करेंगे? इस पूरे में एबीसी का शेयर कितना है? 5% का शेयर है. 5% में दे रखे हैं शेयर एबीसी का, तो 5% ऑफ 320 16 करोड़ का एबीसी का शेयर है. अब इसमें से हम कुछ एडजस्टमेंट्स करेंगे. एडजस्टमेंट में क्या है? 5% का डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे और 5% का नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट एडजस्ट करेंगे, यानी 5% इसमें से माइनस कर देंगे. 5% 16 करोड़ का 0.8 माइनस करके 14.4 ये आ जाएगी हमारी एबीसी लिमिटेड की जो इसने इन्वेस्टमेंट करी है XYZ में उसकी वैल्यू. ठीक है, कहने का मतलब सबसे पहले हमने लिया इसमें एंटरप्राइज वैल्यू. ठीक है, फिर इसमें से हम माइनस करते हैं. माइनस करें हमने क्या? कोई डिस्काउंट जो हमने दे रखा है, लिक्विडिटी डिस्काउंट दे रखा है, नॉन कंट्रोलिंग स्टेक डिस्काउंट दे रखा है. इसके अलावा इसमें एक आता है लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी, उसको भी हम माइनस करेंगे. फिर इसमें से हम एक चीज और माइनस करते हैं, दैट इज मार्केट वैल्यू ऑफ डेट. मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, कोई हमारे पास डेट है वो हमसे माइनस कर देंगे और ऐड करते हैं. दो चीजें ऐड करेंगे. क्या चीजें ऐड करेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अगर हमारे पास पड़ा है, और ऐड करेंगे फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट. फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट. अब ये जो आइटम जो इस क्वेश्चन में मैंने ऐड करी है, मार्केट वैल्यू ऑफ डेट्स, कैश एंड कैश सरप्लस और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और फेयर वैल्यू ऑफ क्या कहते हैं सरप्लस एसेट्स, इस क्वेश्चन में तो नहीं है ये डेटा, बट आने वाले नेक्स्ट 2-3 क्वेश्चंस में ये डेटा है, तो इसको हम इसमें ऐड भी करेंगे. ठीक है, और इसके बाद हमारे पास एंटरप्राइज वैल्यू आ गई, सॉरी एबीसी ने जो इन्वेस्टमेंट करी है उसकी वैल्यू आ गई. ऐसे का सोल्यूशन क्या कहता है? डिटर्मिनेशन ऑफ एंटरप्राइज वैल्यू निकाली इन्होंने. कैसे निकाली? EBITDA हमें दे रखे 40 करोड़ का, EV मल्टीपल दे रखा है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 320 का हमारे पास ये आ गया. इसमें से एबीसी का शेयर कितना है? 5% का, तो 16 करोड़ का इसका शेयर है. लेस कर दिया इसने 5% ये डिस्काउंट, 5% दूसरा कंट्रोलिंग डिस्काउंट, तो ये करके 14.4 आ गया हमारे पास फेयर वैल्यू ऑफ एबीसी लिमिटेड इन्वेस्टमेंट इन XYZ लिमिटेड. ओके, और ये जो डेटा हमें दे रखा है कि PQR लिमिटेड एक और कंपनी है जिसने 20% और लिया था 60 करोड़ का, ये हमारे लिए किसी काम का नहीं है इस क्वेश्चन में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है? यूके लिमिटेड इज इन द प्रोसेस ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स ऑफ PT लिमिटेड एज अ पार्ट ऑफ बिजनेस रीऑर्गेनाइजेशन. द प्रोजेक्टेड फ्री कैश फ्लोज ऑफ PT लिमिटेड फॉर द नेक्स्ट 5 years आर एज फॉलोज. हमें 5 साल के हमें कैश फ्लोज दे रखे हैं, एक टर्मिनल वैल्यू दे रखी है, द वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रखी है 11%, टोटल डेट एज ऑन मेजरमेंट डेट इज 1465 करोड़ एंड द सरप्लस कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज 106.14 करोड़.
द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ पीटी लिमिटेड एज ऑन मेजरमेंट डेट, हमें नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे हैं, डिटरमाइन द वैल्यू पर शेयर एज पर इनकम अप्रोच। अब ये आगे हमारी इनकम अप्रोच, ठीक है। अब ये जो दो चीजें दे रखी है हमें, एक तो टोटल डेट, ये मैंने ऊपर बताया था, इसको माइनस करेंगे हम, और जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का सरप्लस है इसको प्लस करेंगे, और भी किसी और एसेट का सरप्लस हो उसको भी ऐड करते हैं, ठीक है। डिस्काउंट और कुछ और हमें इसमें दे नहीं रखा है एडजस्टमेंट्स, बट इनको हम ट्रीट कर लिया था, इसको माइनस करेंगे डेट को और इसको ऐड करेंगे प्लस। अब इसमें करना क्या होगा, हमें सबसे पहले हमें इनकम निकालनी होगी कंपनी की। इनकम के लिए क्या निकालेंगे, हमें ये डेटा दे रखा है कैश फ्लोज, तो इसको 11% के हिसाब से हम डिस्काउंट करेंगे ईयर 1, 2, 3 एंड 4, और टर्मिनल वैल्यू भी ईयर 5 में ऐड करके हम निकालेंगे इसका प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू में डेट माइनस कर देंगे 1465 का, सरप्लस ऐड कर देंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ शेयर से, हमारे पास आ जाएगी पर शेयर की वैल्यू। आंसर फटाफट ऐसे मैच करते हैं, इसको सॉल्यूशन देखते हैं। कैश फ्लोज हमें दे रखे थे, ठीक है, और टर्मिनल वैल्यू भी हमें दे रखी है, इसको हमने ईयर 5 में ले लिया टर्मिनल वैल्यू। डिस्काउंटिंग फैक्टर निकाल दिया एट द रेट ऑफ 11%, जो क्वेश्चन में हमें दे रखा है ये 11% का डिस्काउंटिंग रेट। एक बार कैलकुलेटर में फटाफट करके भी देखते हैं, 1 डिवाइड बाई 1.11 आ गया 0.9009, 0.8116, 7311 आया, तो इसको 7312 ले लेंगे, 0.6587 एंड 0.5934 आया है, इसको 35 ले लेंगे। ओके, तो फ्री कैश फ्लोज हमने निकाल दिया, दिस मल्टीप्लाई दिस, इसको हमने कर दिया टर्मिनल वैल्यू 3965 प्लस 278.8 इंटू में 0.5935 तो ये जो अमाउंट लिया हमने कैश फ्लो टर्मिनल वैल्यू को प्लस करके फिर इसको मल्टीप्लाई करा है, तो इसका टोटल आ गया हमारे पास, टोटल इनकम आ गई 3105 की। डेट इसमें से माइनस करेंगे 1465 का, सरप्लस इसमें से ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ठीक है। डेट हमारा कितना था 1465 का और सरप्लस था 106 का, तो इक्विटी वैल्यू आ गई डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर जितने दे रखी है, तो पर शेयर वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इजी सिंपल क्वेश्चन, वेरी इजी। बस ये फॉर्मेट ध्यान रखना है, ऊपर जो मर्जी लो, चाहे ईवी मल्टीपल लो चाहे इनकम लो, डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, कोई भी डिस्काउंट हमें दे रखी है, कोई डेट है वो भी माइनस होगा, सरप्लस हमारा कैश इक्विवेलेंट और किसी और एसेट का ऐड हो जाएगा, और अगर नंबर ऑफ शेयर्स दे रखे तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे, वेरी इजी। अब क्या कहता है फिफ्थ क्वेश्चन, you are a senior consultant at your firm and in the process of determining valuation of KK, you have determined the valuation of the company by two approaches, एक market approach से निकाली है और एक income approach से निकाली है, ठीक है, and selected the highest as the final value, जो highest है उसको ले लिया। However, based upon the discussion with your partner, you have been requested to assign equal weights. Weights हमें देने हैं कैसे, equal, यानी 1:1 के देने हैं, यानी 50% का weights देने हैं, 50-50 to both the approaches and determine the fair value of KK. The details of KK Limited are as follows. तो वैल्यूएशन दे रखी है, मार्केट अप्रोच से हमारे पास आई थी 5268, इनकम अप्रोच से आई है 3235। पहले तो हमने क्या करा था, जो हाईएस्ट आई है इसी को मान लिया, बट अब हमें क्या करना है, इसको इक्वल वेट्स देने हैं, यानी 50% इसका करना है, 50% इसका लेना है। डेट ऑब्लिगेशन एज ऑन मेजरमेंट डेट, डेट हमें पता है कि इसको माइनस कर देना डेट, ठीक है, डेट हम माइनस करेंगे, इसका सरप्लस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड होगा, फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट एंड लायबिलिटीज ये भी ऐड होगी, नंबर ऑफ शेयर्स हमें दे रखे हैं तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, डिटरमाइन द इक्विटी वैल्यू ऑफ केके एज ऑन मेजरमेंट डेट ऑन द बेसिस ऑफ अबव डिटेल्स। तो वेरी वेरी इजी, ठीक है। आंसर चेक करते हैं इसका, क्या कहता है, एज पर मार्केट अप्रोच हमने ले लिया 5268 और 3235 एज पर इनकम अप्रोच, इसका 50% लिया हमने, एक बार कैलकुलेटर पे करके भी देखते हैं, 5268.2 प्लस 3235.2 डिवाइड बाय 2 करके हमने निकाल दिया 4251.7। डेट इसमें माइनस करा, सरप्लस इसमें ऐड करा, और फेयर वैल्यू ऑफ सरप्लस एसेट ऐड करा, तो एंटरप्राइज वैल्यू ऑफ केके लिमिटेड आ गई 3204.33। नंबर ऑफ शेयर्स हमें दे रखी है, तो हमारे पास फेयर वैल्यू आ गई वैल्यू पर शेयर, ठीक है, इजी, चलो वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कमेंट द फॉलोइंग बाय कोटिंग रेफरेंसेस फ्रॉम एप्रोप्रिएट इंडियस। पार्ट 1 क्या कहता है, डीएस लिमिटेड होल्ड सम वेकेंट लैंड फॉर विच द यूज इज नॉट येट डिटरमाइंड, तो हमें अनडिटरमाइंड यूज है, तो इसको हम इंडियस 40 में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान लेते हैं। द लैंड इज सिचुएटेड इन अ प्रोमिनेंट एरिया ऑफ सिटी वेयर लॉट ऑफ कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस आर कमिंग अप एंड देयर इज नो लीगल रिस्ट्रिक्शन टू कन्वर्ट द लैंड इनटू अ कमर्शियल लैंड, ठीक है।
The company is not interested in developing the land to a commercial complex as it is not its business objective. Currently, the land has been let out as a parking lot for the commercial complex around. ठीक है, उस लैंड को हम कमर्शियल लैंड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट कंपनी नहीं करना चाहती क्योंकि उसका ऑब्जेक्टिव नहीं है. ठीक है. द कंपनी हैज क्लासिफाइड द अबव प्रॉपर्टी एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. बिल्कुल सही किया. It has approached you as an expert valuation to obtain fair value of the land for the purpose of disclosure under Ind AS. On what basis will the land be fair valued under Ind AS? तो Ind AS 113 में कहते हैं कि कोई भी अगर नॉन फाइनेंशियल एसेट है, जैसे कि लैंड अपना एक नॉन फाइनेंशियल एसेट है, नॉन फाइनेंशियल एसेट, तो इसकी हम फेयर वैल्यू निकालते हैं इसके हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज के हिसाब से. और हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या होता है? जो एसेट को या तो कंपनी यूज कर रही है वो हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज है, या अगर उसको किसी हम मार्केट पार्टिसिपेंट यानी किसी थर्ड पार्टी को, मार्केट पार्टिसिपेंट को हम बेचे, तो वो इसका क्या कर सकता है, वो हम हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज कंसिडर करते हैं. फर्स्ट थिंग. अब इस जो जमीन का है, ये जो लैंड है इसके पास, इसको कंपनी तो यूज कर रही है एक पार्किंग लॉट की तरह, क्योंकि वेकेंट है, इसको पता नहीं इसका यूज इसको अभी तक नहीं पता कि क्या करेगी. बट मार्केट पार्टिसिपेंट को अगर ये बेचे तो इस पे कमर्शियल लैंड बना सकते हैं. और इसमें ये फिजिकल भी पॉसिबल है, लीगली परमिसेबल है क्योंकि कोई लीगल कंस्ट्रक्शन नहीं है, और फाइनेंशियली फीजिबल भी हम इसको मानेंगे कि फाइनेंशियल फीजिबल है. फाइनेंशियल फीजिबल मतलब अगर कोई इस पे इन्वेस्ट करेगा, इस पे बिल्डिंग बनाएगा कमर्शियल, और उसमें से जो रिटर्न आएंगे, क्या वो इन्वेस्टमेंट को ओवरकम करके उसको प्रॉफिट दे पाएंगे, तो वो मानते हैं हम क्या कहते हैं, फाइनेंशियली फीजिबल. तो इन सब कंडीशन देख के पता लगता है कि जो इसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज है वो है एक कमर्शियल लैंड, तो उस हिसाब से इसकी फेयर वैल्यू करेंगे. अब इसको लिखना कैसे है, लेट्स सी. As per Ind AS 113, fair value measurement of a non-financial assets take into account a market participant's ability to generate economic benefit by using the asset in its highest and best use, or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use. कहने का मतलब जो मार्केट पार्टिसिपेंट की एबिलिटी टू जनरेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, चाहे वो यूज करे चाहे उसको सेल कर दे, इन इट्स हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज में. Now, the highest and best use of a non-financial asset takes into account the use of the asset that is physically possible, legally permissible, financially feasible. अब इस तीनों को समझा रखे कि ये क्या क्या होता है. फिजिकली पॉसिबल मीन्स अ यूज दैट इज फिजिकली possible takes into account the physical characteristics of the asset that market participant would take into account when pricing the asset. Example, location or size of property. A use that is legally permissible takes into account legal restrictions on the use of asset. A use that is financially feasible takes into account whether the use of the asset that is physically possible and legally permissible generates adequate income or cash flows to produce an investment return that the market participant would require from an investment in the asset that put to that use. मतलब क्या वो रिटर्न दे सकता है कि नहीं. Now, highest and best use is determined from the perspective of market participant के हिसाब से देखा जाएगा, even if the entity intends a different use. अब entity चाहे तो उसको पार्किंग की तरह यूज करें, बट हम मार्केट पार्टिसिपेंट के परस्पेक्टिव से देखेंगे हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या है. However, an entity's current use of non-financial asset is presumed to be its highest and best use unless other market factors suggest ये किसी काम का नहीं है. To protect its competitive position for other reason, entity may intend not to use acquired, ये भी किसी काम का नहीं है. इसमें कहता है, एक बार देख लेते हैं. टू प्रोटेक्ट इट्स कॉम्पिटिटिव पोजीशन और द रीजन, एन एंटिटी में इंटेंड नॉट टू यूज एन एक्वायर्ड नॉन फाइनेंशियल एसेट एक्टिवली, और इट में इंटेंड टू नॉट यूज द एसेट अकॉर्डिंग इट्स हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज. एंटिटी जैसे मर्जी यूज करे, नेवरदलेस द एंटिटी शैल मेजर द फेयर वैल्यू ऑफ द नॉन फाइनेंशियल एसेट एज्यूमिंग इट्स हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज. वैल्यू उसको हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज पे ही करना पड़ेगा. तो गिवन क्वेश्चन में क्या है, अभी तक हमने सिर्फ समझाया है कि हमारा हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या होगा, फिजिकली पॉसिबल हो, लीगली परमिसेबल हो, और फीजिबली फाइनेंशियली फीजिबल हो. उसके बाद कंपनी जैसे मर्जी यूज करें, हम उसको मार्केट पार्टिसिपेंट के हिसाब से वैल्यू करेंगे और उसको फेयर वैल्यू में ही देना पड़ेगा. तो गिवन केस हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज ऑफ द लैंड इज टू डेवलप अ कमर्शियल कॉम्प्लेक्स. Although developing business complex is against the business objective, entity does not take into effect on the fair value as per Ind AS 113. Does not consider an entity specific restriction, हम नहीं consider करेंगे. Also, current use as a parking lot is not the highest best use as the land has the potential of being used for a building or commercial complex. Therefore, the fair value of the land is the price that would receive when sold to a market participant who is interested in developing a commercial complex. वो हमारी fair value बनेगी. ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. सेकंड पार्ट कहता है
DS second part क्या है? DS Limited holds equity shares of a private company. In order to determine the fair value of shares, the company used discounted cash flow method as there were no similar shares available in the market. No similar shares available in the market. Under which level of fair value hierarchy will the above inputs be classified? What will your answer if the quoted price of the similar companies are available and can be used for fair valuation of the shares? Okay. अब इसमें एक कंसेप्ट है, जो फेयर वैल्यू हायरार्की है ये 3 तरीके की होती है, लेवल 1, लेवल 2 एंड लेवल 3। लेवल 1 होते हैं अपने ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, लेवल 2 भी ऑब्जर्वेबल इनपुट्स, लेवल 3 होते हैं अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स कि उनको ऑब्जर्व नहीं कर सकते। ठीक है, लेवल 1 क्या कहता है? जो हमारे पास इक्विटी शेयर्स है, इसी का कोटेड प्राइस हमारे पास या इसी का मार्केट प्राइस हमारे पास अवेलेबल है, मतलब जो जिस एसेट या लायबिलिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं उसी का कोटेड प्राइस है, तो लेवल 1 हम ले लेंगे। लेवल 2 होता है कि उसका तो नहीं है, बट किसी सिमिलर एसेट का या सिमिलर लायबिलिटी का हमारे पास कोटेड प्राइस है, उसमें हम कुछ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो वो बन जाएगा हमारा लेवल 2 प्राइस। अब ये भी नहीं है तो लेवल 3 क्या कहते हैं? तो हम कोई एजम्पशंस ले रहे हैं, कोई टेक्निक लगा रहे हैं या कोई प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, तो फोरकास्ट कर रहे हैं, तो वो बन जाएगा लेवल 3 क्योंकि अनऑब्जर्व हो रहा है। अब इसमें क्या कहते हैं, सबसे पहले तो हमारा बताया गया प्राइवेट शेयर्स की है और इसके कोई सिमिलर एसेट्स नहीं है, तो हमने यूज करी है डिस्काउंटेड कैश फ्लो जो टेक्निक है, तो ये बन जाएगा अपना लेवल 3 अनऑब्जर्वेबल। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं सेकंड पार्ट, बट टू योर आंसर इफ द प्राइसेस ऑफ सिमिलर कंपनीज आर अवेलेबल, तो ये लेवल 2 बन जाएगा। अब इसको प्रेजेंट कैसे करना है, लेट्स सी। एज पर इंडिया 113 अनऑब्जर्वेबल इनपुट्स यानी कि लेवल 3 की बात कर रहे हैं, शैल बी यूज टू मेजर फेयर वैल्यू टू द एक्सटेंट दैट रीजनेबल ऑब्जर्वेबल इनपुट्स आर नॉट अवेलेबल, जब वो नहीं है, thereby allowing for situations in which there is little if any market activity for the asset or liability at the measurement date. The unobservable inputs shall reflect the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, including assumption about risk. तो unobservable कब यूज करेंगे? जब ऑब्जर्वेबल नहीं है। जैसे कि पहले बताया था कि हमारे पास सिमिलर एसिड नहीं है, यहाँ पे बताया नो सिमिलर शेयर्स अवेलेबल इन द मार्केट। So in the given case, DS Limited adopted discounted cash flow method, commonly used technique to value shares, to fair value shares of the private company, as there were no similar shares traded in the market. Hence, it falls under level 3 of fair hierarchy. Level 3 में आएगा। अब level 2 inputs include the following. Level 2 में क्या है? Quoted price हो गया similar asset और liability का active market में, quoted price हो गया similar asset और liability का नॉट एक्टिव मार्केट में, मार्केट डेट आर नॉट एक्टिव, या इनपुट अदर देन कोटेड प्राइस डेट आर ऑब्जर्वेबल फॉर द एसेट और लायबिलिटी, भले ही कोटेड प्राइस नहीं है, कुछ और इनपुट्स मिल जाए। ठीक है, इफ एन एंटिटी कैन एक्सेस कोटेड प्राइस इन एक्टिव मार्केट फॉर आइडेंटिकल एसेट और लायबिलिटी ऑफ सिमिलर कंपनीज व्हिच कैन बी यूज्ड फॉर फेयर वैल्यूएशन ऑफ द शेयर्स विदाउट एनी एडजस्टमेंट द मेजरमेंट डेट, then it will be considered as observable input and would be considered as level 2 input, इसको level 2 मान लेंगे। और level 1 क्या कहते हैं? डायरेक्टली जो हमारे पास सिक्योरिटी सिक्योरिटी XYZ है, तो उसी का हमारे पास कोटेड प्राइस अवेलेबल है, तो वही हम ले लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज एन important question. On 1st of January 2001, A Limited assumes a decommissioning liability in a business combination. The reporting entity is legally required to dismantle and remove an offshore oil platform at the end of its useful life, which is to be estimated to be 10 years. The following information is relevant. If A Limited was contractually allowed to transfer its decommissioning liability to a market participant, it concluded that a market participant would use all of the following inputs, probably weighted as appropriate, when estimating the price it would expect to receive. क्वेश्चन क्या कहता है? ए लिमिटेड एक कंपनी है जिसके पास एक डीकमिशनिंग लायबिलिटी है, जो 10 साल बाद उसको अपनी एक ऑयल का प्लेटफॉर्म है उसको डिसमेंटल करना है। अब ये लायबिलिटी आज वो किसी मार्केट पार्टिसिपेंट को ट्रांसफर कर सकता है, यानी कोई मार्केट पार्टिसिपेंट है वो उसको ट्रांसफर कर सकता है, बट मार्केट पार्टिसिपेंट को चाहिए होगा कि उस लायबिलिटी की फेयर वैल्यू कितनी है, तभी तो वो उसको लेगा। अब फेयर वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? जो भी हमें यहाँ पे एस्टिमेट्स दे रखे हैं, अब जो मार्केट पार्टिसिपेंट है वो एक तरह से लायबिलिटी को परचेज कर रहा है, तो वो क्या क्या कंसिडर करेगा? एक तो उसकी जो लेबर कॉस्ट लगेगी, प्लस कोई ओवरहेड का खर्चा जो भी हमारा लगेगा डिसमेंटल करने के लिए, प्लस वो उसमें अपना एक प्रॉफिट मार्कअप ऐड करेगा, प्रॉफिट मार्जिन ऐड करेगा। ठीक है,
फिर ये जो भी अमाउंट्स है इस पे इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करेगा, कोई इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट करेगा क्योंकि 10 साल बाद खर्चा आएगा, 10 साल की इन्फ्लेशन लेनी पड़ेगी। अब ये सब तो हमारा एक्सपेक्टेड डिटेल्स आएगी, तो इसमें कुछ ये ऐड करेगा अपना रिस्क एडजस्टमेंट का प्रीमियम, ताकि रिस्क एडजस्ट कर सके अपना कुछ प्रीमियम लेगा। फिर ये जो भी हम सॉल्व करके अमाउंट आएगी, ये हमारे पास अमाउंट आ जाएगी 10 साल बाद हमारा कितना खर्चा होगा। इसको प्रेजेंट वैल्यू हम ले आएंगे अपने डिस्काउंट रेट के हिसाब से, तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी हमारी फेयर वैल्यू आज के दिन की। ठीक है, एक एक करके देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या कहता है। सबसे पहले लेबर कॉस्ट दे रखी है, लेबर कॉस्ट आर डेवलप्ड बेस्ड ऑन करंट मार्केट प्लेस वेजेस एडजस्टेड फॉर एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर वेज। बता रखे कि लेबर कॉस्ट हमने कैसे निकाली है, रिक्वायर्ड टू हायर कॉन्ट्रैक्टर्स हायर करने पड़ेंगे डिसमेंटल करने के लिए, रिमूव करने के लिए। तो ए लिमिटेड ने कोई प्रोबेबिलिटी असाइन कर दी अपनी लेबर कॉस्ट के लिए। क्या कहता है, या तो 100 करोड़ का खर्चा हो सकता है, या 125 का, या 175 का, उसकी प्रोबेबिलिटी अलग अलग दे दी। तो हम क्या करेंगे, 100 करोड़ इंटू में 25% ले लेंगे, 125 करोड़ इंटू में 50% ले लेंगे। एक सेकेंड, और 175 करोड़ इंटू में 25% ले लेंगे। तो इसका सम अगर हम इसको सॉल्व करें तो सम आ जाएगा 131.25 की हमारे पास लेबर कॉस्ट। साथ साथ आईसी का सॉल्यूशन भी देखते रहते हैं। एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट आ गई 131.25, इन्होंने वर्किंग नोट में वही करा है, 100 करोड़ का 25% दिस करके इन्होंने एक्सपेक्टेड कैश फ्लोस निकाले और 131.25 का हमारे पास आ गया एक्सपेक्टेड लेबर कॉस्ट। ओवरहेड्स के बारे में बताया गया है कि दीज आर 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो 80% कितना हो गया 131.25 का, 80% हो गया 105। तो 105 के हमारे पास क्या है ओवरहेड्स, और ये है अपनी लेबर 131.25। तो ओवरहेड्स आ गए हमारे पास 105 के। नाउ द कंपनसेशन दैट अ मार्केट पार्टिसिपेंट वुड रिक्वायर, यानी मार्केट पार्टिसिपेंट को जो कंपनसेशन दैट से कि प्रॉफिट जो चाहिए होगा for undertaking the activity and for assuming the risk adjusted with the obligation to dismantle and remove the asset, such compensation includes both of the following। दो compensation लेगा। क्या कहता है, a profit markup of 20% is consistent with the rate that a market participant would require as a compensation for undertaking the activity। और profit है अपना labor और overhead दोनों पे। तो जो लेबर एंड ओवरहेड जो ये आया है इसका हम सम लेंगे 105 प्लस 131.25 और इसका 20% यानी 47.25 हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट का मार्कअप। तो 47.25 आ गया प्रॉफिट मार्कअप। अगर हम इसका टोटल कर दें तो दैट विल बिकम 131.25 प्लस 105 प्लस 47.25 283.5 आ गया हमारे पास यहाँ पे 283.5। तो 283.5। अब इसमें इन्फ्लेशन ऐड करेंगे हम हर साल की, 10 साल तक इन्फ्लेशन होगी, तो इन्फ्लेशन का डेटा हमें यहाँ पे दे रखा है। अभी हमने इस पॉइंट को रहने दिया है, इस पॉइंट पे एक अलग से डिस्कशन करते हैं। इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन एस्टिमेटेड कॉस्ट एंड प्रॉफिट्स। ए लिमिटेड एज्यूम अ रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऑफ 4% ओवर द 10-year पीरियड बेस्ड ऑन अवेलेबल मार्केट डेटा। यानी 4% की है और हर साल 10 पीरियड होगी, ओवर द 10-year पीरियड हर साल 4% हमारी इन्फ्लेशन होगी। तो इस अमाउंट को हम 10 सालों तक 4% से इंक्रीज करते रहेंगे। कैलकुलेटर पे अगर हम करें 283.5 प्लस 4% एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पाँच बार, 6, 7, 8, 9, 10, 10th बार करके आया है 419.65 की अमाउंट। 419.65 की अमाउंट आई है हमारे पास। तो इसको जब हमने 10 साल तक हमने करा तो हमारे पास आ गया 419.65। इसे हमने 4% एडजस्ट करी है ओवर द पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने इन्फ्लेशन फैक्टर निकाल दिया आईसीए ने। ये कैसे निकाला है, 1.04 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल हम करेंगे 9 बार, वैसे तो 10 बार करना है बट मतलब 10 बार इसको करना है। तो 1.04 जब फर्स्ट टाइम कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटर पे तो वो एक बार गिना जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 9 बार इक्वल्स टू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1.4802। ये हमारा आ गया इन्फ्लेशन फैक्टर। इसको हमने इन्फ्लेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करके 419.65 आ गया हमारा एक्सपेक्टेड कैश फ्लो एडजस्टेड फॉर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो हमने इसमें इन्फ्लेशन भी ऐड कर दी, ये रही 4% की। अब इस पॉइंट को देखते जो हमने छोड़ा था,
ये कहते हैं द रिस्क दैट द एक्चुअल कैश फ्लोज माइट डिफर फ्रॉम दोज एक्सपेक्टेड, यानी जो एक्चुअल कैश फ्लोज होंगे 10 साल बाद वो आज की कैलकुलेशन एजम्पशन से डिफर कर सकते हैं। तो इसलिए हम 5% का रिस्क एडजस्टेड प्रीमियम लेंगे। A limited estimate the amount of premium 5% of the expected cash flows. Expected cash flows are real cash flows in terms of monetary value. तो 5% का प्रीमियम इसमें एडजस्ट करना होगा। अभी जो 5% का प्रीमियम है हम दो तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। एक तो ये जो 419.65 आफ्टर हमारी इन्फ्लेशन आई है इस पे हम 5% ऐड कर दें, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 419.65 प्लस 5%, ये आ जाएगा हमारे पास 440.63। तो 440.63 हमारे पास आ गया। हमने क्या करा 419 पे 5% ऐड कर दिया। दूसरा ऑप्शन है कि हम इन्फ्लेशन से पहले जब हम ये 283.5 निकाला था इसी में 5% ऐड कर दें। अब इसका अगर 5% निकालेंगे 283.5 इंटू में 5% आता है 14.175। 14.175 14.1 प्लस 283.5 आ जाता है टोटल, इधर करते हैं 297.675। तो ये हमारा बनता है टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। फिर इस पे हम इन्फ्लेशन का फैक्टर लगाते जो कि है 1.4802 का इन्फ्लेशन फैक्टर, तो भी अमाउंट आती 440.62 आती, तो 6263 अप्रॉक्स आती 440.62। ये सेम क्यों आ रही है दोनों तरफ करते हुए, इसका मतलब ये कहने का मतलब है प्रीमियम जो हमारा ये है अनसर्टेनिटी का प्रीमियम 5% वाला, ये या तो हम टोटल में इन्फ्लेशन ऐड करके फिर प्रीमियम लगाए या इसी में प्रीमियम ऐड करके फिर इन्फ्लेशन लगाए। होगा क्या, दोनों ही तरीके में हम 10% का 10 साल तक 4% का प्रीमियम लगा रहे हैं, पहले ऐड करके फिर प्रीमियम लगाया, अदरवाइज प्रीमियम पे ही हमने 5% का हमने प्रीमियम क्या कहते हैं इन्फ्लेशन में 5% का प्रीमियम ऐड करके हमने ये निकाल लिया टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज। बट प्रेफरेबल है जो आईसीए का सोल्यूशन है पहले इन्फ्लेशन लगाओ उसके बाद अपना प्रीमियम लगाओ रिस्क वाला, तो उसी तरीके से करेंगे। चलो अब हमारे पास टोटल एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज आ गए। अब क्या करना है, इसको बस क्या कहते हैं प्रेजेंट वैल्यू लेके आनी है इसकी। प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी दे रखी है, रिप्रेजेंट रिस्क फ्री रेट हमें दे रखा है 5% और नॉन परफॉर्मेंस रिस्क रिलेटेड टू द रिस्क एंटिटी एबल नॉट फुलफिल द ऑब्लिगेशन इंक्लूडिंग ए लिमिटेड ओन क्रेडिट वुड बी 3.5%। तो हम हमारा डिस्काउंट रेट बन जाएगा रिस्क फ्री रेट प्लस में जो नॉन परफॉर्मेंस का रेट है रिस्क 3.5 करके 8.5 का हमारा है डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो 8.5 से इसको डिस्काउंट करेंगे 10 सालों तक, तो एक पीवी फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो इसको हम कैलकुलेटर पे फटाफट करते हैं। 1 डिवाइड बाई 1.085, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार इक्वल टू दबा के ये हमारे पास आ गई 0.4423 की अमाउंट, 0.4423 0.4423 अपना पीवी फैक्टर है। तो 0.4423 इंटू में 440.63 करेंगे तो 194.89 आया है। यहाँ पे 194.97 आया क्योंकि इन्होंने यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड कर दिया है। 440.63 डिवाइड बाई 1.085, 1 2 6 7 8 9 10, 194.88 आता है। तब भी वो राउंड ऑफ का एरर है, कोई ज़्यादा मैटर नहीं करता। तो हमने क्या करा, इसको प्रेजेंट वैल्यू कर दिया अपने डिस्काउंट रेट प्लस रिस्क फ्री रेट हमने लिया, रिस्क फ्री रेट प्लस एंटिटीज नॉन परफॉर्मेंस रिस्क, और एक्सपेक्टेड हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू आ गई आज के दिन में उसकी। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस मांगेगा और कुछ नहीं। तो इसके साथ ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। इसमें हमने करा गया था, सबसे पहले हमने लेबर कॉस्ट ली, फिर इसमें ओवरहेड कॉस्ट करी, फिर ये सब करके हमने डाल दिया इसमें क्या कहते हैं प्रॉफिट कितना होगा। तो इन सब के टोटल में हमने डाला, इन्फ्लेशन एडजस्ट करा 4% पूरे 4% लिया 10 सालों तक। फिर उसमें हमने ऐड कर दिया अपना क्या कहते हैं रिस्क प्रीमियम, 5% का जो रिस्क प्रीमियम हमें ये दे रखा था इसको हमने ऐड कर दिया। फिर पूरे को हमने करा डिस्काउंट, रेट ऑफ डिस्काउंटिंग रेट कैसे लिया हमने 5% का रिस्क फ्री रेट और 3.5 का नॉन परफॉर्मेंस रिस्क। तो इसको डिस्काउंट करके हमारे पास आ गई एक्सपेक्टेड प्रेजेंट वैल्यू आ गया हमारे पास। ठीक है, एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी यहाँ पे हमने वो निकाला है इन्फ्लेशन रेट फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स 1.04 10 टाइम्स लिया है। 1.04 कैलकुलेटर में क्या करेंगे 1.04 मल्टीप्लाइड बाय इक्वल्स टू 9 बार दबाएंगे। ठीक है, बट इस केस में इक्वल्स टू 10 बार ही दबाएंगे, समझदार को इशारा काफी। चलो ये क्वेश्चन हमारा खत्म होता है।
Question number 8. Entity A owns 250 shares in company XYZ, an unquoted company. Company XYZ has a total share of 5,000 shares total है इसके with a nominal value of 10. Entity XYZ after tax maintainable profits are estimated to be 70,000 per year. Appropriate PE ratio, price earning ratio determined from published industry data is 15 before lack of marketability adjustment. Entity A's management estimate that the discount for the lack of marketability of the company's XYZ shares and restrictions on their transfer is 20%. Entity A values its holding in company XYZ shares based on earnings. Determine the fair value of entity A's investment in XYZ shares. तो एंटिटी ए ने जो 250 शेयर्स ले रखे हैं इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें पी रेशो हम अप्रोच यूज़ करेंगे। तो क्या हमें दे रखे हैं, हमें सबसे पहले प्राइस निकालना होगा। प्राइस हम कैसे निकालेंगे, पीई रेशो इनटू में हम कर देंगे अर्निंग्स। तो पीई रेशो हमें दे रखा है कितना, 15 का, अर्निंग दे रखी है 70,000 की। तो 70,000 इंटू में 15 आ जाता है 10,50,000। 10,50,000 इसमें माइनस करेंगे हम एडजस्टमेंट जो भी हमें दे रखे हैं, लैक ऑफ मार्केटेबिलिटी या रिस्ट्रिक्शन जो भी दे रखी है 20% की। तो 10.5 लाख में से 20% माइनस करेंगे 2,10,000 माइनस करके 2,10,000 माइनस करेंगे तो 8,40,000 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगी वैल्यू पूरी कंपनी की। ठीक है, इसको हम कर देंगे डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो 8,40,000 डिवाइड बाय कितने, 5,000 शेयर्स है कंपनी के, डिवाइड बाय 5,000 कर देंगे तो 168 रुपीज़ आ जाएगी पर शेयर की वैल्यू। तो जो 250 शेयर्स है उसके इसको हम 168 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 250 इंटू 168, 42,000 की वैल्यू है एबीसी लिमिट के शेयर्स की। लेट्स सी क्वेश्चन 8। वैल्यू ऑफ द कंपनी आ गई 8,40,000, इसको हमने 5,000 शेयर से डिवाइड करा, 168 की पर शेयर की वैल्यू आ गई, और एंटिटी ए की जो इन्वेस्टमेंट है उसकी 42,000 की वैल्यू आ गई। यहाँ पे इन्होंने क्या करा है, हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है 70,000 का, पी रेशो है ये, और एडजस्टेड डिस्काउंट फैक्टर 100 में से 20% इन्होंने यहाँ पे माइनस करके 0.80, तो दिस प्लस दिस इंटू दिस कर दिया इन्होंने, 70 इंटू में 15 इंटू में 80% कर दिया। तो वही जो हमने यहाँ पे करा है इसमें हमने सिर्फ 20% माइनस करा है, कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, ये तो खत्म, ये था पी रेशो के हिसाब से। डिटरमिन क्या कहते हैं, डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन XYZ। फिर से फेयर वैल्यू निकालनी है किस तरीके से, बेस्ड ऑन द फैक्ट्स गिवन इन अफोरमेंशन्ड। एज्यूम दैट एंटिटी ए एस्टिमेट्स द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स शेयर, फेयर वैल्यू ऑफ द शेयर्स इट ओन्स इन कंपनी XYZ यूजिंग अ नेट एसेट वैल्यूएशन। नेट एसेट वैल्यूएशन ले रहा है, इधर हमने क्या लिया था, प्राइस अर्निंग वैल्यूएशन या बेस्ड ऑन अर्निंग्स लिया था, बेस्ड ऑन अर्निंग्स ले रहा था, बट यहाँ पे हम ले रहा है नेट एसेट्स टेक्निक। The fair value of XYZ net asset including those recognized in its balance sheet and those are not is 8.5 लाख रुपए की फेयर वैल्यू है, इसके नेट एसेट्स है। तो डिटरमाइन द फेयर वैल्यू ऑफ एंटिटी ए। तो क्या कह रहा है, 8.5 लाख रुपए की नेट एसेट्स है, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, 5,000। तो 8.5 लाख डिवाइड बाय 5,000, एक शेयर हो गया 170 का, और कंपनी ए कितने क्या कहते हैं, यूज नहीं सॉरी हेल्ड करती है 250 शेयर उसके पास है, तो इंटू में 250 कर देंगे तो ये आ जाएगी 42,500 की अपने पास आ जाएगी वैल्यू। 42,500 की वैल्यू आ गई, कैसे निकाली, 8.5 डिवाइड बाई 5,000, 170, और ये हमारे पास आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 खत्म। क्वेश्चन 8 इसका लास्ट ही क्वेश्चन था, इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं, इलिस्ट्रेशन नंबर 2। क्या कहते हैं ये, इन्वेस्टमेंट 1 is a contractual right to receive 800 in 1 year. There is an established market for comparable assets and the information about those assets including price information is available. Of those comparable assets, investment 2 is a contractual right to receive 1,200 in 1 year and market price is 1,083 आज की डेट में. Investment 3 is a contractual right to receive 700 in 2 years and has a market price of 566. All three assets are comparable with respect to risk, that is dispersion of possible payoff and credit. You are required to measure the fair value of asset 1 basis the above information. जो अपना एसेट 1 है यानी इन्वेस्टमेंट 1 है, इसकी फेयर वैल्यू क्या होगी आज के दिन पे, तो इसको कंपेयर करेंगे। अब 800 रुपये एक साल में मिलेंगे इन्वेस्टमेंट 1 में, इन्वेस्टमेंट 2 में भी 1200 मिलेंगे एक साल में, तो ये ज़्यादा कंपेरेबल है ये वाला 2 ईयर में। तो सबसे पहले हम एक से कंपेयर करेंगे इसे, ठीक है। ये क्या कहता है, 1200 रुपये मिलेंगे आज की डेट में, 1083 वैल्यू है, तो 1200 माइनस 1083 अगर करें, अगर 1200 माइनस 1083 करें तो जो डिफरेंस है 117 का, ये इंटरेस्ट मिल रहा है पूरे एक साल का, कितने पे मिल रहा है ये इंटरेस्ट, 1083 पे, तो 117 डिवाइड बाय 1083 इज 10.80% की हमारे पास इंटरेस्ट आ रहा है इस पे।
तो अगर इस पे एक साल में 10.80% मिल रहा है तो इस पे भी इतना ही मिलेगा। तो ये 800 है, इसको हम प्रेजेंट वैल्यू एक साल तक डिस्काउंट कर देंगे 10.80 से, तो 1 डिवाइड बाय 1.108 एक साल इंटू में 800 कर देंगे, आ जाएगा 800 डिवाइड बाय 1.108, ये आ जाएगा 722 रुपये। तो जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू है 722। और बाई चांस अगर ये ना गिवन होता तो फिर इन्वेस्टमेंट 3 को कंसिडर करते, इसको हम पहले ईयर 1 पे डिस्काउंट करते, फिर यहाँ पे डिस्काउंट करते, इस तरीके से करते चेन लगा के। क्या कहते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टाइमिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट टू बी रिसीव फॉर इन्वेस्टमेंट 1 रिलेटेड टू द टाइमिंग फॉर इन्वेस्टमेंट 2 इन्वेस्टमेंट 3, दैट इज 1 ईयर फॉर इन्वेस्टमेंट 2 वर्सेस 2 इयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट 3। इन्वेस्टमेंट 2 इज डीम मोर कंपेरेबल टू इन्वेस्टमेंट 1, ये ज़्यादा कंपेरेबल है, तो हमने क्या करा 1083 और 1200 लेके यहाँ पे हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल दिया 10.8, तो डिस्काउंट कर दिया 722। Alternately, in the absence of available market information, investment 2, ये important है, अगर investment 2 नहीं होता, the 1-year market rate could be derived from investment 3 using a build-up approach. In that case, 2-year market rate indicated by investment 3 would be adjusted to a 1-year market rate using the term structure of the risk-free yield curve. Additional information and analysis might be required to determine whether risk premium for 1 year or 2 year assets are same. If it is determined the risk premium for 1 year and 2 year are not same, the 2-year market rate of return would further be adjusted for that effect. तो ये कह रहा है कि वैसे करेंगे, जो इसमें करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब इलिस्ट्रेशन 1 क्या कहता है, दो इलिस्ट्रेशन है इसके, फर्स्ट इलिस्ट्रेशन सेकंड हमने कर ली। फर्स्ट क्या कहता है, ए लिमिटेड हैज इन्वेस्टेड इन सर्टेन बॉन्ड्स, द फेयर वैल्यू ऑफ दीज बॉन्ड्स इन डिफरेंट मार्केट टू विच ए लिमिटेड हैज एन एक्सेस इज एज फॉलोज। एक प्रिंसिपल मार्केट है, 500 रुपये उसकी फेयर वैल्यू है, हाईएस्ट इन बेस्ट यूज दे रखी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज और एसिड बेस्ड वैल्यूएशन अप्रोच दे रखी है। व्हाट विल द फेयर वैल्यू ऑफ बॉन्ड एज पर इंडिया 113। देखो बॉन्ड यानी कि इट इज अ फाइनेंशियल एसेट, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट में हम हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज तो सबसे पहले देखते ही नहीं, क्योंकि हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज देखा जाता है ओनली नॉन फाइनेंशियल एसेट, जैसे कि लैंड के केस में, ठीक है। जो हमने क्वेश्चन देखा भी था कि लैंड को या तो फैक्ट्री के लिए यूज कर सकते हैं या हम कमर्शियल बिल्डिंग के लिए यूज कर सकते हैं, उसका हाईएस्ट एंड बेस्ट यूज क्या रहेगा, तो ये तो हमारे लिए है ही नहीं। दूसरा, दो ही मार्केट होती है, या तो एक प्रिंसिपल मार्केट होती है या मोस्ट एडवांटेजेस, हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस प्रिंसिपल को दी जाती है अगर ये पता है, अदरवाइज मोस्ट एडवांटेजेस। तो यहाँ पे प्रिंसिपल गिवन है 500, तो 500 की फेयर वैल्यू खत्म कहानी। क्या कहता है, इंडिया 113 fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an ordinary transaction in the principal or most advantageous market at the measurement date under current market condition, regardless of whether the price is directly observable or estimated using another valuation technique, जैसे मर्जी निकालो। Fair value hierarchy gives the highest priority to quoted prices unadjusted in active market for identical assets or liabilities, level 1 inputs, and the lowest priority to unobservable, level 3. According to the above, the value of the bond shall be 500 based on the principal market, क्योंकि ये level 1 market है। Net present value asset based valuation approach ये अपनी level 3 के आ जाते हैं, ठीक है। और कोई illustration नहीं है, illustrations भी खत्म है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जो दे रखे हैं इंडिया में। क्या कहते हैं, एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंड एसेट लायबिलिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। अब एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन हम कंसिडर नहीं करते फेयर वैल्यू निकालते वक्त। एग्जांपल क्या है इसका, एंटिटीज हैविंग अ लैंड which has a restriction to develop into a commercial house because of restricted business objective in which currently the entity operates. The entity wants to sell the land and there would not be any restriction for a buyer of the land to develop a commercial house. Since this restriction is entity specific, hence it will not be considered. ठीक है, एंटिटी के पास लैंड है, कमर्शियल हाउस उस पर बन सकता है, बट एंटिटी नहीं बनाएगी क्योंकि उसका बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं है, बट जो खरीदेगा वो तो बना सकता है। तो ये सब एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे कमर्शियल वैल्यू ऑफ हाउस को व्हाइल कैलकुलेटिंग द फेयर वैल्यू। तो क्या कंसिडर नहीं करेगा अपनी एंटिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन। एसेट लायबिलिटी स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई एसेट से रिलेटेड रिस्ट्रिक्शन है, एग्जांपल एक कार है जो कि बॉट फॉर प्राइवेट यूज है एंड देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन कि इसको हम कमर्शियल यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये लीगली अलाउड नहीं है एक प्राइवेट कार को कमर्शियल यूज करना। तो कमर्शियल कार की फेयर वैल्यू ज्यादा होती है प्राइवेट व्हीकल से, सिंस द रिस्ट्रिक्शन टू यूज is asset specific and the market participant will also consider asset specific restriction while calculating the fair value, hence this condition will be considered by evaluating fair value of the car। इस restriction को हमें लगाना पड़ेगा fair value निकालते वक्त। नेक्स्ट एग्जांपल डील करते हैं अपना प्रिंसिपल मार्केट से। क्या कहते हैं, शेयर्स ऑफ अ कंपनी व्हिच इज लिस्टेड एट बीएसई एंड एनएसई हैव अ डिफरेंट क्लोजिंग प्राइसेस एट द ईयर एंड। द प्राइस ऑफ बीएसई हैज अ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड एक्टिविटी वेयर एज एनवाईएसई
NSE पे it is less in terms of volume transacted in the period. Since BSE has got the highest volume, significant level of activity comparing to other market, although the closing price is higher at NSE, the closing price at BSE would be taken, क्योंकि BSE अपना एक प्रिंसिपल मार्केट बन गया, क्योंकि यहाँ पे एक्टिविटी ज़्यादा है और ग्रेटेस्ट वॉल्यूम एंड एक्टिविटी है। ठीक है, तो इस केस में हम सबसे पहली कंडीशन प्रेफरेंस हमेशा प्रिंसिपल को देते हैं। अगर प्रिंसिपल नहीं पता लगा पा रहे तो हम जाते हैं मोस्ट एडवांटेजेस पे। अगर मोस्ट एडवांटेजेस देखें तो यहाँ पे NSE मोस्ट एडवांटेजेस बनेगी, बट प्रिंसिपल को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हुए हमारी प्रिंसिपल मार्केट बन जाएगी BSE और इसी को हम लेंगे, ऑल्दो इट्स क्लोजिंग प्राइस इज लेस। नेक्स्ट एग्जांपल 8, ये भी प्रिंसिपल एंड मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट से रिलेटेड है। क्या कहते हैं, एक डायमंड है, ठीक है, ये इसकी एक डोमेस्टिक मार्केट भी है, वेयर द प्राइजेस आर लेस कंपेयर टू द प्राइजेस अवेलेबल फॉर एक्सपोर्ट ऑफ सिमिलर डायमंड्स। तो डोमेस्टिक मार्केट में कम है और एक्सपोर्ट के लिए प्राइजेस ज़्यादा है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी लगा रखी है टू कैप द एक्सपोर्ट ऑफ डायमंड, मैक्सिमम 10% ही में एक्सपोर्ट कर सकते हैं टोटल आउटपुट का। तो 90% हमारा यहाँ पे डोमेस्टिक में बिकेगा और 10% जाएगा एक्सपोर्ट पे। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्टिविटीज़ कहाँ पे हो रही है, 90% आर बीइंग डन इन द डोमेस्टिक मार्केट। तो ये बन जाएगी अपनी प्रिंसिपल। हैंस द प्रिंसिपल मार्केट फॉर डायमंड वुड बी द डोमेस्टिक। एक्सपोर्ट प्राइसेस ज़्यादा है तो ये हमारे लिए मोस्ट एडवांटेजेस है, सो इट वुड बी द हाईएस्ट रिटर्न एज कम्पेयर टू द डोमेस्टिक मार्केट, देयरफॉर द एक्सपोर्ट मार्केट वुड बी कंसिडर्ड एज द मोस्ट एडवांटेजेस मार्केट। हाउएवर जब प्रिंसिपल पता है तो हम प्रिंसिपल को ही लेंगे, मोस्ट एडवांटेज को कंसिडर नहीं करेंगे। तो इफ प्रिंसिपल मार्केट इज अवेलेबल देन इट्स प्राइसेस वुड बी यूज्ड फॉर फेयर वैल्यूएशन, उसकी प्राइसेस हम लेंगे प्रिंसिपल के, मोस्ट एडवांटेजेस के नहीं लेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल, A Limited, a large biotech company with shares traded publicly, has developed a new drug that is in the final phase of clinical trials. B Limited has an equity investment in A Limited share. B Limited determined that the shares have a readily determinable fair value and accounts for the investment at fair value through profit and loss. Fair value पे इसको record करेगा. B Limited assessed the fair value as of the measurement date of 31 मार्च 2023. Consider the following. ठीक है, ए लिमिटेड के पास ए लिमिटेड एक लार्ज बायोटेक कंपनी है, इसने एक नया ड्रग बनाया है और बी लिमिटेड के पास ए लिमिटेड के शेयर्स है, जिसको वो वैल्यू करते हैं फेयर वैल्यू पे। अब 31 मार्च 23 को ड्रग अप्रूवल अथॉरिटी ने नोटिफाई करा ए लिमिटेड मैनेजमेंट को, ड्रग अप्रूव नहीं हुआ और ए लिमिटेड का शेयर उस दिन 36 रुपये में क्लोज हुआ था। अब ए लिमिटेड ने प्रेस रिलीज दी 31 मार्च आफ्टर मार्केट क्लोज ऑन 31 मार्च 23, आफ्टर मार्केट क्लोज अनाउंसिंग द फेल्ड क्लिनिकल ट्रायल बाद में दिया। तो इसका इफेक्ट आया, अगले दिन जो हमारा शेयर था 36 की जगह क्लोज हुआ था 22 रुपये में वो ओपन हुआ। ठीक है, अब द ड्रग फेलियर इज अ कंडीशन दैट एग्जिस्टिंग एज ऑफ द मेजरमेंट डेट। बी लिमिटेड कंक्लूड दैट 36 क्लोजिंग प्राइस ऑन द मेजरमेंट डेट डज नॉट प्रेजेंट फेयर वैल्यू ऑफ ए लिमिटेड शेयर बिकॉज द प्राइस डज नॉट रिफ्लेक्ट द इफेक्ट ऑफ अथॉरिटीज नॉन अप्रूवल। नॉन अप्रूवल 31 मार्च 23 को था बट वो इफेक्ट ही नहीं दिया उस पर। तो क्या कहते हैं, द सब्सिक्वेंट ट्रांजेक्शन दैट टेक प्लेस व्हेन द मार्केट ओपन्स आर रेलेवेंट to the fair value measurement recorded as of the measurement date. The opening price of buys indicate how market participants have incorporated the effect of non-approval. B Limited adjust करेगा अपना quoted price पर new information, records the shares at buys and disclose the investment as a level 2 measurement कि उसने उसमें कुछ adjustments करी है। इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, इंडेक्स 113 फेयर वैल्यू मेजरमेंट, सिंपल एंड इजी चैप्टर।